वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर के लिए। एकदम लेकर आए हैं स्पेशल वीडियो आपके लिए। यह है तो चलते हैं। यह आपका जो सेट आज लगा था 23/12 यानी 23/12/2021 में यह क्वेश्चन आया था सीडीपी का, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम सीडीपी का क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो सीडीपी में क्या दिया हुआ है वह चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि यह अवधारणा की बच्चों की आचरण को परवीकलन और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे किससे प्रभावित होती है। देखिए, प्रारंभिक रूप से बोला है और प्रारंभिक रूप से बोला है यानी प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों का विकास की किससे प्रभावित होगी? प्रारंभिक स्तर, और यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक रूप से। ठीक है, और याद ये भी रखना है कि दंड भी दिया हुआ है और परवीकरण भी दिया हुआ है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर तो आप आराम से मार सकते, केवल अनुवंशिकता तो नहीं सर, अनुवंशिकता तो नहीं हो सकता है। अनुवंशिकता वातावरण दोनों नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होगा, केवल वातावरण ही राइट हो सकता है। सिर्फ अगर हम वातावरण की बात करेंगे तो वातावरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा वातावरण राइट आंसर, इसके बारे में थोड़ा हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यह अवधारणा की बच्चों के आचरण को परवीकरण और दंडों द्वारा अगर परिवर्तित किया जा सकता है तो इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास केवल वातावरण में ही होता है। याद रखिएगा कि विकास केवल वातावरण में ही होगा, और क्योंकि वातावरण से ही बच्चों का आचरण का परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखिएगा, एवं बालक का मूल्य प्रवृत्तियों अनुवंशिकरण जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और जो प्राप्त होता है उनका विकास वातावरण से ही होता है। अतः घर, परिवार, समाज, विद्यालय को जो आप बच्चों को जो है वांछित योग्यताओं के विकास हेतु अवांछित योग्यताओं के रोकने हेतु उनके वातावरण उत्पादन करने का प्रयास की सिर्फ वातावरण से ही किया जाना संभव है। तो यह वातावरण से इसका एक राइट आंसर हो जाएगा पहला का सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड में दिया हुआ क्या कि एक बच्चा है, पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। ठीक है, एक बच्चा है, प्रश्न को देखिए समझते जाइएगा। और यह स्थिति विकास को किस सिद्धांत की ओर इशारा करता है? कोई बच्चा है बेचारा, पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने के लिए क्षमता पा लेता है। ठीक है, लेकिन बोला है कि जो इस सिद्धांत है ना किसकी ओर इशारा करती है। एकदम आराम से इसका देखिए राइट आंसर मारेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। आप कहेगा अधोगामी कैसे हो जाएगा, चलिए डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए सर, अधोगामी शिक्षा सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास का याद रखिएगा, वृद्धि तथा विकास का लिख देते हैं निकट से दूर की ओर क्रम की अनुकरण करता है सर। निकट से दूर की ओर से सर, ठीक है, तो दूर की ओर अनुक्रम करता है। तो पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर का स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है। इसी कारण से बच्चा पहले गेंद फेंकने क्षमता पा लेता है, लेकिन फिर उसके बाद बच्चों का पेंसिल पकड़ना लिखने कार्य का विकास होता है। तो आप इसका राइट आंसर कौन सा मार सकते हैं? अधोगामी मार सकते हैं। ठीक है, अधोगामी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देख लिए अधोगामी क्या हो गया, निकट से दूर की ओर। पहले बच्चा निकट जाएगा फिर दूर से सीखेगा सर। अगला आइएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास किसमें होता है? इसका राइट आंसर आपका देखिए, इसका देखिए राइट आंसर हो जाता है क्या? इसका राइट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। आप कहेगा डी कैसे होता है, समझिएगा सर। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है सर। ठीक है, विकास जहां आ जाएगा सर, विकास इंसान का रुकने वाला नहीं है, बूढ़ा भी है तो उसका विकास हो रहा है सर। ठीक है, कब तक विकास होगा? जब तक वो मर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी मृत्यु का घोषित नहीं हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या कि संज्ञानात्मक विकास सिर्फ पूछा है तो केवल जीवन काल के दौरान होगा, क्योंकि मानव जीवन पर यानी जीवन भर मनुष्यों के शारीरिक चिंता मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में है। शारीरिक विकास में शारीरिक और मस्तिष्क इंद्रियां, मोटर कौशल और स्वास्थ्य कल्याण में विभाग के परिवर्तन शामिल है। संज्ञानात्मक विकास में सीखना, संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात कर लेते हैं तो सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क, रचनात्मक शामिल है। मनोसामाजिक में अगर हम बात कर लेते हैं तो भावना हो गया, व्यक्तिगत हो गया, तो ये सब आपका हो।
तो यही सिंपली इसको आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है संपूर्ण जीवन भर के दौरान होता है, ठीक है। कि ये नहीं समझिएगा कि बच्चा का विकास किशोरावस्था में होता है या बाल अवस्था में होता है, ये सब नहीं, जीवन भर के दौरान होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी। 4 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या, कि बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के कारण यानी समाजीकरण के निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदारी है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम राइट आंसर इसका एकदम बता देते हैं आपको, परिवार है सर। जी हाँ, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के जिम्मेदार संस्था कौन है सर, परिवार है। दूसरा पहला है, लेकिन अगर दूसरा यही पूछ देता ना, यहाँ प्राथमिक की जगह द्वितीय कर देता तो आप इसको आप मार सकते थे, विद्यालय, ठीक है। जिसे हम आपको बताए भी थे कि जो पहला होता है समाजीकरण का, वह जिम्मेदार कौन होता है, तो कहिएगा परिवार होता है सर। आसपास भी अगर मार देता, पड़ोसी भी दे देता तो पड़ोसी भी मार सकते हैं, ठीक है। पड़ोसी अगर रहता तो आसपास मतलब पड़ोसी अगर आपका इसका रहता, इसमें रहता ऑप्शन में, तो आप मार सकते हैं, मित्र भी मार सकते थे, लेकिन है नहीं ना, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए सर 5वां नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार। देखते हैं, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, यही तो आपका है सर, चिंतन भाषा का निर्धारण करेगा। चिंतन भाषा का निर्धारण, चिंतन भाषा का निर्धारण, भाषा चिंतन नहीं होता है, ये चिंतन भाषा होता है। भाषा और चिंतन नहीं, दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है, तो दोनों स्वतंत्र नहीं है सर। अगला भाषा और चिंतन दोनों, ये भी आपका गलत है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चिंतन भाषा का निर्धारित करता है। कैसे करेगा, तो देखिए सर, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे ने का कहना क्या है कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, अर्थात पहले विचार फिर भाषा। लिख देते हैं सर, पहले विचार, पहले विचार, पहले विचार फिर भाषा, याद रखिएगा सर, फिर भाषा, पहले विचार उसके बाद भाषा, पहले भाषा पहले विचार नहीं, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप कैसे मार सकते हैं, आप देख लिए जीन पियाजे, अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो हमारे चैनल से आप जुटे रहिए। जीन पियाजे, कोहल वर्क जो भी है, हम सभी आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं, एकदम कुछ ही दिनों में आपको यह वीडियो प्रोवाइड मिल जाएगा सर। अगला आप यहाँ देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न है सर, कि 2 गिलास में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। बेचारा का सोच है सर, अन्नू का सोच है, कहा सोचती है क्या कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में यानी चौड़े गिलास से अधिक जल है, वो सोचा है। तो जीन पियाजे के अनुसार सोच की आधार क्या है। देखिए सर, यहाँ पर ऑप्शन आप इसका देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, ऑप्शन केंद्रीयता, यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। दूसरा देखें कर्मबद्धता, तीसरा आपका हो गया संरक्षणता, और चौथा आपका हो गया परिपक्वता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का राइट आंसर आप देख सकते हैं। देखिए केंद्रीयता, क्या हो जाएगा इसका आंसर, केंद्रीयता। केंद्रीयता कैसे होगा सर, समझिएगा सर। देखिए सर, 2 गिलासों में, बच्चा क्या बोले, 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक है। तो जीन पियाजे के आधार पर यह केंद्रित है, ठीक है। तो जीन पियाजे के आधार पर केंद्रित है, तो क्योंकि अणु का जो बोध स्पष्ट दिखाई दे रहा है गिलास पर आधारित है। किस पर आधारित है, गिलास पर, ओनली फॉर गिलास पर, ना कि जल पर। याद रखिएगा, ना कि जल पर। बालकों को विभिन्न प्रत्ययों की समझ पर इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्यक्ष तौर पर अर्थात उनके द्वारा देखी गई परिस्थिति ही सतही बनावट के प्रबल क्षमता है सर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केंद्रिता होगा, क्योंकि वो सिर्फ देख रहा, केंद्र कर रहा उसी पर एकदम। अगला ये सर, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्त्यातः किसी क्रिया को उलटते क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है। बुनियादी उपलब्धि पूछा है, तो बुनियादी उपलब्धि है, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं आगे सर। इसका राइट आंसर आपका हो गया मूर्त संज्ञानात्मक चरण। अब मूर्त संज्ञानात्मक चरण कैसे होता है सर, देखिए सर, पियाजे के अनुसार आपसे बोल रहे हैं सर बार बार कि पियाजे पढ़िए, क्योंकि पियाजे एकदम पूछ रहा है। अब देख रहे हैं 2 से 3 प्रश्न पूछ चुका है खाली सीडीपी में पियाजे के बारे में। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ती किसी क्रिया को उल्टा क्रम में करके पाना है, किसी भी क्रिया को उल्टा क्रम में करके पाना है, ठीक है। मूर्त संज्ञानात्मक चरण की बुनियादी उपलब्धि है, जिसमें से मूर्त संज्ञानात्मक चरण की उपलब्धि आपको देखें, बुनियादी का उपलब्धि आधार है। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे
विचार करते हैं, याद रखिए, इस अवस्था में बालक छोटे छोटे विचार करते हैं सर, छोटे छोटे विचार करने लगते हैं, याद रखना है सर, छोटे छोटे विचार इसमें करने लगते हैं। अब इस चरण में तर्क शक्ति की क्षमता का विकास होता है। इसी चरण में सर तर्क शक्ति, याद रखना है, तर्क शक्ति का क्षमता का विकास होता है इसी चरण में। और इस अवस्था में बालक अधिक व्यवहारिक या अर्थातवादी होते हैं। इनमें बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देते हैं, जो उनको मतलब मानसिक के अनुसार बोल सकते हैं क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट जाते हैं। तो यह आपका जो राइट आंसर हो गया मूर्त संज्ञानात्मक चरण हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्या कि एक गणित का अध्यापक है, उच्च कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? बोला है क्या, जो 8 नंबर है कि गणित का एक अध्यापिका है, आप देख रहे हैं, तो गणित का अध्यापिका है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं लेबाइगोस्की सामाजिक, इसके तो राइट आंसर हो जाएगा सर, गणित का अध्यापका है, क्योंकि बोला है क्या सैद्धांतिक कार्य गठन कौन करती है, किस मनोवैज्ञानिक के तहत है, तो लेबाइगोस्की का सामाजिक है। इसको आपको सर एकदम याद रखना है, कौशल पुण्य एकदम है यह, ठीक है, कौशल पुण्य छात्रों से सहपाठी का मार्गदर्शन करवाता है, तो वही लेबाइगोस्की ही करवाते हैं। अगला ये सर लेबाइगोस्की द्वारा बच्चों के विकास का संदर्भ विकास पर बोला है, किस पर आधारित है, तो आराम से आंसर निकाल सकते हैं लेबाइगोस्की का ना, तो भाषा और संस्कृति के द्वारा। किस पर है सर? भाषा और संस्कृत, नहीं आपको परिवार का संस्कृत हो जाएगा ना, भाषा और भौतिक है, भाषा और संस्कृत हो गया। अगला जेंडर एक कौन सी अवधारणाएं हैं सर? देखिए सर बहुत बार आप मारे होंगे, जेंडर जो है एक कैसी अवधारणा है, तो सामाजिक अवधारणा है, ठीक है, जो जबकि लिंग एक जैविक अवधारणा है, ठीक है। सामाजिक संदर्भ में जेंडर की आवश्यकताएं मात्र जैविक रूप से स्त्री या पुरुष दोनों को सीमित नहीं है, इसमें स्थान, कला, संस्कृति के आधार पर पाई जाने वाली विशेषताएं भी सम्मिलित है सर, ठीक है, याद रखना इसमें सामाजिक में। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, नीता सभी प्रकार के जानवर, पौधे, धातुओं और खनिजों के पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्डवेल गार्डनर के बहुबुद्धित सिद्धांत के अनुसार वह कौन सा बुद्धित्व का प्रदर्शन करती है सर? बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है सर। इसमें देखिए बहुभूषी यानी अंतःवैश्विक तो नहीं हो सकता, प्राकृतिकवादी, धात्विक, खनिज, प्राकृतिकवादी। चलिए सर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, भाषाई नहीं, अंतरावैश्विक अंतर नहीं, ये नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का कौन सा हो जाएगा? बी। बी कैसे होगा समझिएगा सर। नीता सभी प्रकार के सभी प्रकार के जानवर, पौधे और धातुओं और खनिजों की पहचान वर्गीकरण के रूप में करते हैं सर, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो हैं उनके अगर अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वह प्राकृतिकवादी बुद्धि का प्रदर्शन करते थे सर, प्राकृतिकवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना प्राकृतिक, जैसे धातु प्राकृतिक हो गया, पौधा प्राकृतिक हो गया, ठीक है सर, खनिज प्राकृतिक हो गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे आराम से, कुछ भारी नहीं था यह निकालना आपके लिए, छाटना भी। 11 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला आप चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर से हम चलते हैं। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कक्षा में वैद्यकता भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए, ठीक है, निम्न में से क्या करना चाहिए, चलिए इसका देख लेते हैं। कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। देखिए सर जहां कड़ा नियम हुआ नहीं चलेगा सर, ठीक है, कड़ा नियम देखिए दंडित बच्चा को नहीं करना है, ये तो आपका पहला गलत हो गया सर। सेकेंड में आपका क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक प्रशिक्षण का उपयोग करें, ठीक है सर, प्राथमिक स्तर पर आप पेपर मानक का प्रशिक्षण का उपयोग करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगला सभी के लिए सामान्य, ठीक है सर, समान तो दे दिया है, पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। अब बताइए सर सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम बोला है, गति निर्धारित करनी चाहिए। चौथा देख लेते हैं, विद्यार्थियों को अधिगम के विधित, देखिए सर अवसर एकदम पॉजिटिव है, विधित अवसर प्रदान करना, तो इससे बेटर तो ई लग रहा है सर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सर?
4 हो जाएगा। 4 देखें सर किस तरह से निकालें। तो कहीं कहीं ना आप ऑब्जेक्टिव मतलब पॉजिटिव और निगेटिव की ओर देखकर भी आप आंसर मार सकते हैं, कुछ था नहीं इसमें। चलिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या, 8 वर्षीय रोहित है को लगता है ना कि चोरी करना गलत है। 8 वर्ष का बेचारा बालक है, उसको लग रहा है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लास्ट अब देखिए, लॉयर्स कोहल वर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण का प्रदर्शित करता है। पहला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। भाई सर आराम से बना सकते थे, 13 नंबर कुछ था नहीं आपके लिए, आज 13 नंबर तक कुछ था ही नहीं, एकदम अच्छा लड़का अच्छी, कोहल वर्ग बता चुके हैं क्लास में भी, आप देख चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। जहां आ जाएगा ना सर अच्छा लड़की, एकदम आराम से मार दीजिए, कोहल वर्ग का एकदम। 14 में, बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखता है, उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो की फाइल। देखिए पोर्टफोलियो के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से बताए हैं, है ना, पोर्टफोलियो के बारे में बताए हैं, फाइल के भी बारे में बताए आप लोग को। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो के बारे में आपको बहुत बारीकी रूप से हम आप लोग को बताए थे क्लास में। तो यहाँ पर 14 का आपका राइट आंसर डी। 15 का, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। अब बताइए सर, एक प्रगतिशील ठीक है स्कूल है जिसमें शिक्षा जो है बच्चों को क्या बनाएगी, शिक्षा जो है एजुकेटेड मतलब दे रहे हैं आप एजुकेशन, तो क्या बनाएगी, सक्रिय एक्टिव, क्या बनाएगी, सक्रिय अन्वेषण बनाएगी। ठीक है सर, एक्टिव याद रखना है। ठीक, दूसरा है सक्रिय अनुयायी नहीं होगा, ना निष्क्रिय एकदम नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये मार दीजिए एकदम। चलिए सर 16 नंबर प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर आपका साफ तौर पर दिया हुआ है कि प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण है। तो देखिए लक्षण पूछा, किसका लक्षण है देख लेते हैं, आत्म केंद्रित का कि बाह केंद्रित का कि सृजनात्मक का, सृजनात्मक का, किसका है, इसका राइट आंसर सृजनात्मक। आपका सृजनात्मक लक्षण है। देखिए सृजनात्मक हुआ है जो व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढता है सर, एकदम एकदम छोटे छोटे तरीका से। ठीक है, सृजनात्मक किसे कहते हैं, कहिएगा व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान ढूंढे। ठीक है, समस्या का समाधान ढूंढे, वो भी एकदम लचीलेपन से बोल सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप क्या मार सकते हैं, 16 का सी मार सकते हैं। 17 देख लेते हैं, शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। तो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है देख लेते हैं, मानकीकृत तो पाठ्यक्रम तो होगा ही नहीं, आधारभूत अभिगमता एकदम हो सकता है देखते हैं, अधिकारियों की दृष्टि से कि विशेष स्कूलों में स्थापना नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका जो 17 हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक रूप से बाधिक विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था बिना आधारभूत, देखिए सर शारीरिक से बेचारा एगो कमजोर है। ठीक है, अब आपके पास पढ़ने आया, ठीक है आप समावेशन दे सकते हैं, मानते हैं समावेशन, लेकिन उसके लिए आपको तो कुछ तो जैसे ब्रेन लिपि का आवश्यकता करवाना है। ठीक है, बैठने के लिए अगर मान लेते हैं कि शारीरिक चुनौतियों को बेचारा, तो बैठने के लिए थोड़ा अच्छी तरह से उसको बनाना है, ये नहीं कि सामान की तरह से उसको बैठा दीजिए आप, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न आप यहाँ देखें, पठन विकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है, बताइए सर। यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, एकदम इजी आज का सेट में था, कुछ तो ऐसा लग नहीं रहा था। देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ अधिगम विकारों का बहुक्रम, दूसरा हल्की मानसिक मंतता, तीसरा आपका दिया हुआ है मनोसामाजिक विचारों का बहुक्रम, और चौथा है बाल्य अवस्थाएं की सामान्य ज्ञामक अक्षमताएं। ठीक है, तो यह आपका जो क्वेश्चन है यह 18 का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, अधिगम विकारों। अधिगम विकार में आपको बताएं सर 5 विकार बताएं, अधिगम विकार, भाषाई विकार जो हम पढ़ा रहे हैं, डिसलेक्सिया डिप्लेसिया, लेकिन फिर भी आप लोग शायद याद है तो आप लोग मार ही दिए होंगे, और अगर याद नहीं किन्हीं का रहेगा तो वो तो नहीं मार पाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टॉपिक पर भी आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, अभी टाइम है, सेट चल रहा है, सोल्यूशन को भी और ध्यान दीजिए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है सर, निगेटिव डाल दिया है सर पहला ही, तो कौन सा नहीं है, समता, ये तो है सर। दूसरा है पृथ्वीकरण और नामीकरण, ये तो आपका नहीं होना चाहिए। देखते हैं
विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकरण, ये तो आपका हो जाएगा सर। व्यक्तिगत विविधताओं को अपना कर, ये भी हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो गया, सेकेंड नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, पृथ्वीकरण या तो नामीकरण जो है ना सर, समावेशन का सिद्धांत का अर्थ नहीं है, यानी इसका अर्थ ही नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, आप इसका राइट आंसर 2 मारिएगा। समानता है, समानता आपको, असमानता आपको बताए भी थे और इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे हम आपको, शायद अगर याद है तो अच्छी बात है। चलिए 20 नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, कथन ए में क्या दिया हुआ है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख जाते हैं। बी में दिया हुआ है अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो यही सही विकल्प कर रहा है चुनने के लिए 20 नंबर क्वेश्चन में सर। तो देखिए सर, सही विकल्प कर रहा है चुनने के लिए, तो दोनों तो सही है, दोनों सही है, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि आर जो है सही व्याख्या करता है सर, आर जो है सर एकदम सही सामाजिक सांस्कृतिक है, जहां सामाजिक संस्कृति है ये आपका लगा हुआ है, तो व्याख्या किया है, तो इससे अच्छा किया, ए से अच्छा, तो ए से अच्छा किया, तो आर और दोनों सही है, लेकिन आर की जो सही व्याख्या है ए की से अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या मार देंगे, ए मार देंगे सर 20 का। 21 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं, अवलोकन द्वारा सीख रहा है, याद रखिए जी, इस प्रक्रिया को प्रथम चरण को क्या कहते हैं। 21 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, अवलोकन करेंगे तो याद करेंगे, बताइए तो, ये तो गलत हो जाएगा। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, एकदम अवलोकन जहां है वहां ध्यान एकदम पूरा लगा देना 100%। अपने द्वारा अनुकरण नकल थोड़ी कीजिएगा, ये तो आपका एकदम गलत हो जाएगा। प्रतिमान के व्यवहार को दोहरा नहीं सकते हैं, अभ्यास करना सही है लेकिन दोहराना नहीं सही है, ठीक है, तो यह भी आपका गलती हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 का राइट आंसर आप बी मार सकते हैं साफ तौर पर। तो 22 का आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, अधिकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एवं अध्यापिका के महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है, देखते हैं, ठीक है। और इसमें आपको दिया हुआ है वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। चलिए, वह लापरवाही के बारे में नहीं, लापरवाही का सूचित नहीं कर सकते हैं। अधिगमकर्ताओं को पृथक कहाँ, बांटना कहाँ सर, बांटना गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका वह कमजोर और छात्रों का तीव्र पहचान नहीं, ठीक है। ये अब जो बताइए अधिगम के अनुसार आप कमजोर और तीव्र छात्रों का पहचान कीजिएगा कि बच्चा ज्यादा तेज है, कौन बच्चा कम तेज है। क्लास में अगर उस तरह का त्रुटियां तो समझिए कि त्रुटियों को समझिए, गलतियों को समझिए, तो ठीक, आप गलतियों को समझ जाइएगा, तो उसे बार बार डांटना नहीं है ना, बार बार उसको नहीं अलग नहीं कर देना है डांट के कि चलिए पहचान कर लिए तो अलग कर दो, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 22 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी आपका दिया हुआ है सर, 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। देखिए सर, एनईपी अगर अभी तक एनईपी अगर एनईपी अभी तक नहीं पढ़े तो कृपया करके पढ़ लीजिए, जो कि टाइम है 2020। ऐसे तो हम कुछ दिनों के बाद आप लोगों को देंगे, अगर हमें समय मिल जाएगा ना तो हम वीडियो का स्पेशल इसको बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि विषय वस्तु अभिमुखी तो नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ये भी नहीं होगा, प्रयोगात्मक, हाँ प्रयोगात्मक हो सकता है, और व्यवहारात्मक, तो प्रयोगात्मक ही होगा, व्यवहारात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा सर। 23 नंबर प्रश्न देखिए, एनईपी के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होता है, अधिगम जो होता है प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसमें छात्रों का वास्तविक दुनिया से संबंधित होता है। प्रयोगात्मक मतलब क्या हुआ, छात्रों का वास्तविक जो जीवन है दुनिया से संबंधित, यानी ज्ञान कौशल लागू का अवसर दिया जाता है, किसमें, प्रयोगात्मक में ही दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रयोगात्मक। 24 में आपको दिया हुआ है कि परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। परीक्षा शुरू से पहले कोई तन्वी नाम का लड़की है, एकदम बेचारी एकदम श्वास भर रही है, ठीक है, दुश्चित्रा से निपटाने के लिए, यानी जो भी अगर प्रॉब्लम आ जाए बीच में चैप्टर, उससे निपटाने के लिए तकनीक क्या इस्तेमाल कर रही है, बताइए कौन सा तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। समस्या का समाधान करेगी कि भाव नियमन करेगी कि परिहारता करेगी कि खंडन कर रही है, बताइए तो। अब इसका देखिए, ये आपका हो गया 24 का राइट आंसर कौन सा हो गया, कि समस्या का समाधान करने के लिए ना, तो भाव यानी अर्थ, नियम अर्थ नियमन, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा भाव का मतलब, अब देखिए समझिएगा, परीक्षा शुरू से पहले तन्वी जो गहरा सांस और
समस्या के समाधान होने के लिए वह भाव नियमन कर रही है। ठीक है सर, तकनीकी का इस्तेमाल करें क्योंकि इनमें जो परीक्षा जो होता है ना, वातावरण में अनुकूल कर देता है। ठीक है, अनुकूल मतलब कि हम परीक्षा देने के लिए आए हैं, सिर्फ अपना जो 100% जो है वो सिर्फ परीक्षा पर केंद्रित रहे। ठीक है, मानसिक का क्या कर देता है, भाव नियमन में कि मानसिक का एकाकृत कर देता है, मतलब मानसिक का एकाग्रह कर सकते हैं। मानसिक का एकाग्रह मतलब एक ध्यान मानसिक के लिए, ठीक है, उसे एकाग्रह कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपने बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों के पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी जो है क्या है, कोविड-19 के अनुसार हमको सोचना है ना, कोविड-19 तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसके अनुसार सोचना है। ठीक, प्रयोगात्मक अधिगमता बोला है क्या, प्रयोगात्मक अधिगमता। दूसरा आपका दिया हुआ है स्वतः प्रत्येति अधिगमता, स्व, इसका राइट आंसर यही होगा मेरे हिसाब से। देख लेते हैं आप, प्रदर्शन अभिमुखी अभिकर्ता, और चौथा आपका हो गया बाह प्रेरित अभिनय। बाह तो नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि कोविड-19 के अनुसार वो बोल रहा है ना, तो बड़ी बहन को पास मौजूदगी को पसंद करने के लिए, हाँ, स्व प्रेरित, वो अपने आप से प्रेरित हुआ तब इसको दिया प्रयोगात्मक, तो भी इसका भी राइट गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर 25 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वतः का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र रूप से देना। ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से हुआ, तो अपने मन से तालाबंदी में कोविड-19 में अपनी बड़ी बहन को मौजूदगी कहानी पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। अगला यहाँ पर आपका हो गया 26 नंबर कि बच्चों द्वारा गृहीत वैकल्पिक संकल्पों और भ्रमितों का क्या दर्शाती है। बच्चों द्वारा 26 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, अधिगम अक्षमता तो नहीं होगा। किसी भी प्रत्यक्ष के बारे में सहज विचार, एकदम सहज विचार है, एकदम मार दीजिए। निराधन दावे नहीं हो सकता। स्थायी संकल्प, ये ठहराव कहाँ से आ जाएगा सर, तो ये आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 27 में आप देख सकते हैं निम्न में से कौन सा शैक्षिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। एक प्राथमिक कक्षा स्तरीय का प्रभावकारी है, शैक्षिक योजनाओं में आपको बताना है, और भी प्राथमिक बोल दिया है। चलिए तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं कि संकल्पों मानचित्रों का इस्तेमाल करना। ठीक है, जब बच्चा जाएगा तो आप संकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है क्या कि अमूर्त, नहीं सर मूर्त, ये तो पहले ही गलत हो गया। तीसरा दिया हुआ है क्या कि विधित सामग्री का प्रश्न, एकदम विधित का क्यों उपयोग करना है, कहानियों और उपकरणों का इस्तेमाल करके, ये भी आपका राइट है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चा है तो प्राथमिक स्तर पर है कहानियों का उपकरण का, आप कहानी बताइएगा बच्चों ज्यादा समझेगा। विधित भी, एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताना है आपको। पहला ये, तो पहला ये हो जाएगा, तीसरा है, चौथा है, तो पहला तीसरा चौथा, तो इसका राइट आंसर 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, आप जिसे आप देख रहे हैं। 28 नंबर प्रश्न आप दिया हुआ है क्या, देख सकते हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक अपने छात्रों को सभी जानकारी में कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने को कहती है। तो शिक्षण या विधि बताइए। प्राथमिक है, ठीक है, अब टीचर जो है ना बोलता है सभी को 5 बार लिखने के लिए। देखते हैं क्या दिया हुआ है। अत्यधिक प्रभावकारी है क्योंकि पूर्व अभ्यास पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यधिक सहायता करते हैं। अत्यधिक अर्थगम में वस्तु में, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसका ये तो आपका नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी के 5 बार कम से कम पुनरावृत्ति करने का तत्काल भूलने की संभावना रहती है। किन्ने यानी भूलने की संभावना रहती है, तो भूलने की संभावना कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप प्रभावकारी कीजिएगा, 5 बार किसी को लिखिएगा तो आप भूल सकते हैं, नहीं, उम्मीद तो नहीं है, इसको भी नहीं लगाते हैं। देखते हैं अगला, प्रभावकारी नहीं है। ठीक, ये तो आपका सही है, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम का उपयोग का तरीका नहीं है। निगेटिव है, एकदम मार दीजिए इसे हो सर। अगला आपका है प्रभावकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल नहीं है सर। इसका राइट आंसर सी ही होगा। 28 का जो हो गया राइट आंसर सी। 29 देखिए, निम्नलिखित में से पूछा है क्या कि कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। कलंग विधि है कि अन्वेषण है कि बिना बोध का प्रत्यक्ष त्रुटि दोहराना कि प्रयागात्मक अवधारणा। अब
धत्या, अब धत्या लिखा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाता है, कलन विधि तो है, एक तो मान लिए सही। दूसरा इसका देख लेते हैं अन्वेषण, ये भी आपका होगा बिना दोहर, ये तो आप दोहराना तो होइएगा ना, ये नहीं होगा, तो एक और दो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो एक दो कौन सा हो गया, बी। इसका राइट आंसर आप बी मार सकते हैं। 29 का आपका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, बी, आप देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अन्वेषण में ना वे स्वयं कार्य करता है, वे स्वयं, याद रखिएगा, स्वयं खोज में लगे रहते हैं बेचारा, सीखने का कुछ ना कुछ इसमें, सीखने का ज्ञान कुछ ना कुछ लगा रहता है, उसी को अन्वेषण कहते हैं। अगला आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, मतलब पहले से वह नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं रटना, 30 में दिया हुआ है क्या, पहला रटना और विचार देखिए कोई भी चीज अगर बेचारा सोचेगा तो पूर्व ज्ञान जरूर लगाएगा सर, लगाएगा। स्कीमा, ये तो स्कीमा तो एकदम पूरा सही बात है, सक्रिय संक्रमण मानचित्र, ये भी अगर आप मान लेते हैं कि अयोध्या के बारे में आप सोच रहे हैं तो अयोध्या का मानचित्र तुरंत दिमाग में आ जाता है। अगर आप किसी राम व्यक्ति का राम मान लेते हैं या रहीम मान लेते हैं तो राम का आपका मानचित्र आ जाता है। आप पटना के बारे में सोच रहे हैं तो आपका मन में पटना आ जाएगा। अगर आप नवादा का में सोच रहे हैं तो आपका मन में नवादा का मानचित्र आ जाएगा। तो ये तीनों इसका राइट हो जाएगा, लेकिन बोला नहीं तो रटना नहीं है सर, इसको इसका आंसर जो हो गया या 30 का ये हो जाएगा। अब चलते हैं सर मैथमेटिक्स, गणित की ओर, जो उनका कहना है कि गणित तो आपका समझ में आ जाता है सर ऑन बोर्ड, ठीक है, ऑफलाइन में, लेकिन हमें ऐसे कुछ कर दीजिए जो हम हमेशा देखते रहें, भूलने की कोशिश करें लेकिन नहीं भूल पाए फिर। तो वैसा ही स्टूडेंटों के लिए, वैसा नहीं मतलब छात्रों टीचरों के लिए हम आपके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। आपसे निवेदन अभी भी है सर कि अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा इस चैनल पर, ठीक। मैथ कंटेंट में 31 नंबर प्रश्न में है कि शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है, ठीक है, शिक्षक जो है वो अपने बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुरादा यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, ठीक है। लेकिन यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 है तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता है। समझे सर? यह गतिविधि उसे समझाने में कौन मदद करती है, यानी मदद करती है गतिविधि। प्रत्येक टोकन का आयतन अगर जो वर्ग भी बना रहा है, बन जा रहा है और आयत भी बन जा रहा है, अब किससे बनेगा तो टोकनों से बनेगा, ठीक है। तो प्रत्येक टोकन की आयतन आराम से बन सकता है। टोकन की आयतन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टोकन दिया है तो टोकन से आयतन समझने में मदद नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं, तो ये नहीं आपका हो सकता, टोकन से आयतन मदद नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर बोला है आयतन, आयतन का मतलब समझते हैं, आयतन का मतलब होता है कि सभी पदार्थ त्रिविमीय सभी पदार्थ त्रिविमीय स्थान को घेरता है, ठीक है, सभी पदार्थ त्रिविमीय स्थान को घेरता है, या तो इसे हम इसी त्रिविमीय स्थान की मात्रा को माप को आयतन कहते हैं, ठीक है। त्रिविमीय स्थान को जो घेरता है उसी को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, परिमाप की मात्रा को। तो यह आपको आयतन यह नहीं बना पाएगा, ठीक है, तो नहीं करती है तो टोकन का आयतन नहीं होगा। हाँ, वर्गों का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। यदि हमें वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर भुजा ज्ञात है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 16 तक की संख्याओं का गुणनखंड एकदम निकाल सकते हैं। 16 तक संख्याओं की गुणनखंड पूछा है तो क्या नहीं निकाल पाएंगे, आराम से। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग, तो क्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं, एकदम है सर पूर्ण वर्ग, ऐसा थोड़ी कि पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, देखिए है, यह पूर्ण वर्ग 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, तो पूर्ण वर्ग भी है। तो इसमें पूछा नहीं है तो आप प्रत्येक टोकन का आयतन जो देते हैं, आयतन का मतलब आप समझ गए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है 31 का कौन सा हो गया, ए हो गया। 32 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं, देखिएगा 32 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। बोला है क्या कि दी गई संख्याओं का गुणन फल चुनिए, ठीक है, गुणन फल बोला है, चुन लेते हैं। 16 दूनी 32 नहीं, ओ इसका गुणा करके आराम से देखिए क्या करना है, एक अंक की 2 अंक तो कितना अंक, 3 अंक, और 3 और 2 कितना 5 अंक, 5 अंक के बाद दशमलव देख लीजिए किसमें है, तो इसी में ना आप देख लीजिएगा करके आपका राइट आंसर आ जाएगा।
फिर से देखिए कैसे निकाले, एक अंक ये हो गया, दो अंक, दो अब एक कितना, तीन, और तीन दो पांच, पांच अंक के बाद देखिए पांच अंक में दशमलव है कि नहीं, देखिए तीन ये हो गया, दो, तीन दो पांच, पांच अंक में दशमलव है कि नहीं, तो जितना अंक रहे उतना दशमलव का वैल्यू रखेंगे, ठीक है सर, उतना अंक के बाद दशमलव का वैल्यू रखेंगे। अगला देख लीजिएगा, दिया हुआ है क्या, 2.3/4 किलो और 3.1/4 किलो चीनी का पॉकेट का मूल्य कितना दिया हुआ है, 1/8 किलो, 1/8 किलो यानी किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना पैकेट है, ठीक, तो इन दोनों को निकाल दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 8 3 11, 11 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 11/4 प्लस 4 12 1 13, 13/4, अगर ये सबका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4, 11 प्लस 13, तो 11 प्लस 13 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा आराम से कि 24/4 आ जाएगा, तो 24/4 आप आए और पूछा है क्या कि इतना पैकेट, ठीक है, तो प्रश्न जो भी पूछा है आपका प्रश्न से ये भी आया कि 24/4 है और पूछा 1/8 का कितना पैकेट भरने में लगेगा, तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 24/4 हो गया, 24/4 ले लीजिएगा, ठीक है। अब बाई में अगर 1 दे देते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ऊपर आपका क्या चल जाएगा, 8 चल जाएगा, अब यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 24 दूनी कितना हो गया, तो कहिएगा 24 दूनी 48, 48, तो 24 दूनी 48 क्या राइट आंसर, आराम से मार सकते थे, कुछ था नहीं, ये आप आराम से बना सकते थे। जैसे देख रहे हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, देखिए सर यह है 25 का है, 25 का स्क्वायर का यह हो गया, यह भी आपका 13 का है, ये आपका 15 का है, 15 गुने 15 कीजिएगा ना, 15 गुने 15 देखिए ये आएगा, 25 गुने 25 कीजिएगा, देखिए 625 आएगा, 13 गुने, लेकिन एक 222 है ना, 222 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये राइट कौन सा हो जाएगा, 222 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 आपका कंप्लीट हो गया। 35 नंबर प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि दो अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग दे चुका है, दो अंकीय है, दोनों संख्या का अंकों का भी योग दिया है 12 है, यदि हम इसे इसी संख्या का बोला है, इसी संख्या का बोला है कि इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, वाह 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाता है। देखिए सर प्रश्न क्या बोला है कि दो जो अंकीय संख्या का गुणनखंड जो अंकों का योग है, गुणनखंड नहीं अंकों का योग, दो संख्या ले लीजिए आप, तो दो तो संख्या ले लेते हैं, दो संख्या जो 12 आना चाहिए, मान लेते हैं पहली संख्या 12, चलिए ले लेते हैं 8 और 4 ले लेते हैं, 8 4 कितना हो जाएगा 12, देखते हैं दो संख्या, और बोला है क्या यदि इस संख्या में जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए, जोड़ का 3 गुना यानी 12 आया ना, 12 से 3 गुना, तो 12 से 3 गुना कितना हो गया, 12 तिया 36, 12 तिया 36, घटा दिया जाए तो अंकियां पलट जाता है, तो घटा दिए तो अंक कितना आपका है, अंक आपका इतना है, और लाए कितना है आप, तो लाए आप 36, देखते हैं अंक दोनों पलट के आता है कि नहीं, दोनों को घटा दीजिए तो घटा देंगे 48, एकदम अंक पलट गया कि नहीं सर, देखिए 4 4 पलटा, अब 8 देखिए इधर आ गया, कंप्लीट, एकदम इजी था, लेकिन लग रहा था कि बाप रे कैसे कैसे प्रश्न पूछ दिया है, तो आपका इसका आपका 48 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर आप यहाँ देख सकते हैं। अगला हम चलते हैं, आपको 36 नंबर की ओर प्रश्न को देख सकते हैं। 36 में क्या दिया हुआ है, संख्या 2 4 8 7 9 को 27 से, हम 27 से डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, 27 से आप भागा दे दीजिए इतना में, 24 8 7 9 में, और जो शेषफल बचे याद रखना क्या बचेगा शेषफल, और तो इसका आप अगर आप भागा दीजिएगा तो शेषफल 3 आएगा, आप भागा दीजिए 23 से इतना भाग, चलिए 23 से फिर भागा दे दीजिए, 23 से भागा 36 78 42 में, तो इसका शेषफल आपको 12 आएगा, ठीक है, क्या आएगा शेषफल, शेषफल आपको यहाँ आपको देख लीजिएगा शेषफल, तो अब बोला है क्या कि शेषफलों का योग से 4 से, अब जो शेषफल आया एक का 12 लाए और दूसरा कितना लाए 3, तो दोनों का योग का मतलब अच्छी तरह जानते हैं प्लस, यानी 3 + 12 कर देंगे कितना आ जाएगा 15, और वो भी बोला क्या ना जितना योग आएगा ना 4 से विभाजित कर दीजिए, तो ठीक है 4 से हम भागा दे देंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो बचा कितना मेरा शेष 3 ही, तो शेष कितना होगा, तो शेष कितना होगा 3, राइट आंसर आप मार सकते हैं। छोटा छोटा मैथ आप देखें, आज का तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगा, आज तो एकदम बहुत इजी था सेट आप लोग के लिए। 37 देखिए, दो संख्याओं का गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलता है,
अगर हम दो संख्याओं को गुना करते हैं तो दाईं तरफ मेरा 4 अंक, तो कौन सा संख्या हो गया? अगर हम 100 को 100 से गुना करेंगे, दो संख्या ना, दो संख्याओं को गुना, दो संख्याओं को गुना कर रहे हैं, 4 को 0 मिला। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। यदि दोनों में किसी संख्या के दाईं ओर दो शून्य मिलते हैं, दोनों में बोला है, ठीक है, दोनों में किसी संख्या के दाईं ओर शून्य मिलते हैं, ठीक है, दोनों में मिल रहा है, ठीक, दाईं ओर शून्य मिल रहा है, तो दूसरी संख्या को दाईं ओर शून्यों की संख्या का राह ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दाईं ओर शून्यों की संख्या का राह ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं का गुना करने पर 4 शून्य मिलते हैं, 4 को मिल गया। यदि दोनों में से एक संख्या के दाईं ओर दो शून्य मिलते हैं, एक संख्या के, तो एक संख्या कौन संख्या ले ले सर? मान लेते हैं 200 ले लेते हैं, दूसरी संख्या 200 गुने एक संख्या को 2 शून्य, 2 शून्य मिला एक संख्या के, एक ही मिला। चलिए इसको भी उतना ही कर लेते हैं। चलिए आ गया यह। तो उपयुक्त प्रश्नों में से आपको बोला है, देखिए दूसरी संख्या के दाईं ओर अधिकतम 2 ही शून्य होगा। कितना शून्य होगा? 2 शून्य, 2 ही शून्य होगा, केवल अधिकतम 2 शून्य। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 2 ही शून्य, अधिकतम 2 शून्य इधर और 2 शून्य इधर। 2 से ज्यादा होगा? नहीं होगा 2 से ज्यादा, क्योंकि इसमें भी 2 शून्य और इसमें तो आपको बात ही नहीं बोला, ये तो पहले ही बोल दिया था कि 2 शून्य मिलते हैं, तो 2 शून्य यहाँ आप देख रहे हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? अधिकतम 2 शून्य। अगला, पटना का एक स्टेडियम के दौड़ने के लिए 800 मीटर ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम के ट्रैक पर 20 मीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के चक्कर में यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? आराम से बना सकते हैं, बहुत इजी प्रश्न है। जैसे देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं, एकदम शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर कितना मीटर? तो आप बोल सकते हैं 1000 मीटर, ठीक है। 20 किलोमीटर बेचारा धावगा है तो लिख लीजिए मैराथन दौड़ था 20 किलोमीटर, तो 20 ही और 3 0 और, तो 3 0 और डाल दिए, तो 20 हो गया और 3 0 हो गया। ट्रैक की लंबाई भी दे चुका है, कुल कितना है? 800 आपका हो गया, लंबाई दे दिया है 800 मीटर। तो प्रश्न क्या बोला है ना कि लंबाई भी आपको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, तो ठीक था। तो 200 मीटर का कितना चक्कर? तो चक्कर बराबर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2 देख रहे हैं, 3 0 1 4 0, 4 0 डाल दीजिए और यहाँ पर भी आप 2 0 डाल दीजिए। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 8 से भागा अगर हम 200 में देंगे तो 25 8 200, कितना हो जाएगा? 25 8 200, 25 जो आपका आ गया राइट आंसर। 25 आप यहाँ पर निकाल सकते हैं राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यह निकला है। अगला है, एक आयत जो वर्ग नहीं है, एक आयत जो वर्ग नहीं है, ठीक है, में कुल कितने रैखिक और घुमावदार समीत है? तो इसका जो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ना, देखिए एक आयत आपको लेना पड़ेगा, एक आयत है, एक आयत ले लिए, वर्ग नहीं, लेकिन घुमाव कितना होता है? देखिए यह आपका ले लिए, तो देखिए ई आपका घुमाव हो गया, ठीक, एक हो। लेकिन फिर बोला है क्या ना कि कितने रैखिक, वर्ग में आयत नहीं है, ठीक है, और घुमाव की समीत है। तो अगर हम बात कर लेते हैं सर, फिर से एक आयत लेकर, एक आयत लिए और उसको घुमाव को बोला है नहीं है, तो अगर हम यहाँ एक आकार पारते हैं, गोलाकार पारेंगे, ठीक है, तो गोलाकार पारेंगे तो ये तो 360 डिग्री पर पा रहे हैं। कितना पर पार दिए? यह 360 डिग्री पर। अगर यहाँ बात नाम भी कर देते हैं तो ए बी सी डी, तो 360 डिग्री इधर, तो इधर तो आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री पर। तो 2 घुमाव ही निकलेगा इससे। कितना घुमाव निकलेगा? 2, और 2 घुमाव निकलेगा यहाँ से, तो 2 घुमाव यहाँ से निकल गया और 2 घुमाव यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो आयत का 2 हो गया और 2 इसका हो गया, तो 2 2 कितना हो जाएगा? तो कुल 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा, अब बोला है क्या 40 में, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जो 2 कोण सामान्य है या नहीं? 40 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए अच्छी तरह से जान जाइए कि एक आयत, देखिए आयताकार पट्टी जो किनारों से एक अस्थाई आयत से जुड़ी है और जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। पहला दिया, दूसरा दिया हुआ है क्या? आयतकार गतिविधि उपयोग नहीं, चांद, तीसरा है रेखनी, और चौथा आपका है एक कोण त्रिज्यखंड। ये तो नहीं होगा, ये तो एकदम नहीं होगा। चांद आधा नहीं होगा, रेखनी हो सकता है, ठीक है,
रेखनी आपका हो सकता है, कैसे होगा ये बताइए। रेखनी किसको कहा जाता है? आप लोग रेखनी शायद सुन रहे होंगे कि तो नया शब्द हम सुने। रेखनी का मतलब हुआ स्केल सर, ठीक है। अब स्केल के उपयोग से हम कोण मापने के लिए नहीं करेंगे। स्केल से उपयोग से हम कोण माप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोण के माप से एकदम आउट कर सकते हैं, मतलब इसमें निगेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो हम स्केल से नहीं कर सकते हैं, चांद से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें निगेटिव है तो ये तो निगेटिव आपका हो गया, ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया, चूंकि निगेटिव ही ढूंढना है तो स्केल हो गया। ये आप इसमें भी कर सकते हैं, घुमा घुरा करके आयत बना सकते हैं। स्केल से आप नहीं बना सकते, कौन से भी बना सकते हैं। तो समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। 41 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है क्या कि करुणा ने 4 भूमिखंड ए बी सी, करुणा नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास 4 भू, ए का मान लेते हैं कि ए का कितना है, 20 गुने 30 दिया है, तो 20 गुने 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 600। चलिए 600 मीटर। दूसरा बी का कितना हो जाएगा, बी का हो गया 23 गुने 27, 23 गुने 27 करेंगे तो 621, 23 गुने 27। सी का पर ले लेते हैं 24 गुने 26, 24 गुने 26 करेंगे कितना हो जाएगा 624, और डी दिया है 25 गुने 25, तो 25 गुने 25 डी का कितना हो जाएगा 625। चलिए दिया हुआ है, दे दिए। यदि पेड़ों की संख्या लगाने में कौन सा जमीन सबसे ज्यादा लेगी, अब आप खुद ही बताइए सबसे ज्यादा भूमि किसका है, 600 का मीटर का है कि 121 मीटर का है कि 624 मीटर सबसे ज्यादा है कि 625 मीटर ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया, कहिएगा ये भी पूछने वाली बात है, 625 सबसे ज्यादा हो गया, हो गया। अगला है भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी। देखिए मानचित्र पर तो दिया गया है, ये दिल्ली से शिमला जो है की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। दिल्ली से देहरादून की भी दिया हुआ है, दिल्ली से अगर देहरादून की बात करते हैं तो 1.5, शिमला से मुंबई के बीच की बात करते हैं तो 4.5, शिमला से देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो 2.0 सेंटीमीटर। और मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। ये देखिए 1 सेंटीमीटर पर 250 सेंटीमीटर दर्शाता है, किलोमीटर है, किलोमीटर दर्शाता है। तो बताइए हिया देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा, देहरादून से और शिमला होते हुए मुंबई के रास्ता कहाँ, 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला यह तो आपको लिख दिए। पहला दिया हुआ है दिल्ली, यानी दिल्ली से शिमला, दिल्ली से शिमला की दूरी अगर हम बात कर लेते हैं, शिमला की दूरी कितना है 2.5, चलिए 2.5 लिख देते हैं, लिखते ही चलेंगे अच्छा रहेगा। दिल्ली से शिमला, दूसरा क्या है दिल्ली से शिमला है, और दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से देहरादून ये दे लिख देते हैं, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। तो दिल्ली से देहरादून की दूरी अगर हम बात कर लेते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर। चलिए अगला आपका हो गया, अगला 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 शिमला, एस दे देते हैं। शिमला से मुंबई, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी कितना हो गया, एम दे दिए 4.5, 4.5। चलिए नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, शिमला से मुंबई 4.5, शिमला से देहरादून एस दिए, डीई दे दिए, देहरादून की डीई मार दिए थे। शिमला से देहरादून अगर हम बात कर देते हैं तो 2.0 मानचित्र, ठीक था। अब यह देखिए दिया जो है ना, हिया जो नाम का एक जो लड़की है वह बोला है क्या कि देहरादून से शिमला, देहरादून से शिमला, शिमला से मुंबई, देहरादून, देहरादून डीई देहरादून, डीई देहरादून, तो देहरादून और शिमला, देहरादून शिमला और मुंबई, यहाँ भी आपको ले लेना है, ये 3 ठो ले लेना आपको, ठीक है। तो कुल दूरी अगर हम निकाल देते हैं, अब देखिए आराम से समझिएगा कि कुल दूरी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर शिमला और दिल्ली जो है देहरादून है, शिमला और देहरादून जो है से यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 है, 2 किलोमीटर है ना, कहिएगा हाँ। प्लस उसके बाद फिर बेचारी वो मुंबई के रास्ता है, तो मुंबई आप देख रहे हैं 4.5, तो कितना हो जाएगा 6.5। तो यही पर तो कर रहे हैं ना, 2 +
4.5 यानी 6.5। यहाँ तक आपको किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 1 सेंटीमीटर की बात किया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर मतलब 200-250 किलोमीटर है। तो इतना सेंटीमीटर जो आपको निकला है तो कितना किलोमीटर का बराबर होगा? एब्सोल्युटली क्या हम इसमें हम गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1625 किलोमीटर आंसर। तो क्या 1625 है? तो गुना ही कर दिए। चलो यहाँ पर भी आप लोग को कर ही देते हैं, क्योंकि अगर कोई देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे शायद कैसे आ रहा है। तो 1625 किलोमीटर आपका राइट आंसर। देखिए 1625 किलोमीटर आपका डी एकदम राइट आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 का दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। एक विद्यार्थी है जो उसका घर जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वह 100 मिनट प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है, तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाता है सर? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है 43 का। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। 43 देखिएगा, प्रश्न आप लोग फिर से पढ़ लेना है, पढ़ सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर हम जानते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर स्कूल से घर की दूरी दिखते हैं आगे, स्कूल से घर की दूरी। तो घर की दूरी कितना है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर अगर मीटर में अगर एक्टिवेट करना होगा इसको, या तो मीटर में एक्टिवेट करना होगा तो 5000 मीटर। विद्यार्थी का चाल देखते हैं सर, विद्यार्थी की चाल 100 पर पावर कितना हो जाएगा? 100 मीटर प्रति मिनट। काट दीजिए, काट भी सकते हैं। 10/6 मिनट प्रति सेकेंड। चाल बराबर अच्छी तरह से फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, दूरी अच्छी तरह से आप लोग जान ही गए हैं कि जो दूरी दिया हुआ है वो 5000 है। अब बटा कितना हो जाएगा? 10/6। तो 10/6 यानी 10 इधर, बटा में इसको 6 करेंगे तो 6 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको आपको काटना है, 1 0 1 0 काट दिए। 5 से 6 5 30, 30 हो गया, और कितना जीरो डाल देंगे? 2 जीरो डाल देंगे, 2 जीरो। तो इतना मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर। लेकिन पूछा है कितना बजे स्कूल पहुंचेगा, समय। चलिए, समय पूछा है तो हमें क्या लगता है, हम भी तो समय निकालने में माहिर हैं। समय निकला तो यहाँ पर आपका बट्टा में क्या हो जाएगा? समय। 60 से भागा दे दीजिए, 0 0 6 5 30, तो 6 5 30 यानी 50 मिनट। कितना मिनट? 50 मिनट। 50 मिनट ई। और बेचारी जो है, विद्यार्थी जो बेचारा है, बेचारी नहीं है, 7 बज के कितना हो गया? 45। अब 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगा, बताइए कितना मिनट होगा? अब जोड़िए और निकालिए, आराम से निकाल सकते हैं। 8:35 होगा। कितना हो जाएगा? 8:35। अब 8:35 कैसे होगा? 50 मिनट 5 से यहाँ जोड़ दिए, यह 9 हो जाएगा। 9, ठीक है। तो 9 यानी 60 जानते हैं कि 60 का मिनट होता है। तो 9 हुआ तो 3 बचेगा, 3 बचा, 1 इधर जुड़ जाएगा, 8:35। तो 8:35 यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखते हैं है या नहीं? एकदम है, तो राइट आंसर आप यहाँ मार सकते हैं। तो 44 का भी देख लेते हैं। 44 में दिया हुआ है -2 + 4 -6 + 60। आराम से बना सकते हैं। इस प्रश्न अगर खासकर आता है तो कभी ना कभी आप लोग को लग रहा होगा कि मिस कर जाएंगे, तो मिस नहीं करना, ठीक है। खासकर कौन सा? ऐसा प्रश्न को 100 का मतलब पूछा है, क्या होगा? देखिए 2 है, 4 है, 6 है, यानी सम संख्या दिया हुआ है, बीच में एक संख्या लापता कर दिया है। तो बीच में अगर एक संख्या हम लापता कर दिए तो 100 तक जाएंगे, तो एक संख्या 100 तक लेके चल जाएंगे तो कितना संख्या तक हो जाएगा? 50 संख्या तक हो जाएगा। आराम से मार सकते हैं। बीच में एक लापता किया, एक कितना लापता कर दिया, यानी विषम संख्या सब लापता किया, तो विषम संख्या 50 हो जाएगा। 50 को आपको उधर सम संख्या की ओर ले चल जाएंगे। आप कहिएगा नहीं, ऐसा हम नहीं समझे। देखिए कैसे समझना है। ई दोनों हो गया बीच में, ठीक है। देखिए -2 + 4, ई दोनों का कितना अंतर? 2 अंतर। अब ई दोनों का कितना अंतर? फिर 2 अंतर। -4 और 6 के बीच ले लेते हैं, ठीक है। या तो 6 और 8 के बीच ले लेते हैं, 6 और 8 माइनस, तो ये आपका कितना हो गया? ये भी 2 अंतर। हर 2 का अंतर दिया हुआ है, तो 2 का अंतर एक क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो 2 जो आएगा 25 बार आएगा। आप देख लीजिएगा 2 जो आएगा कितना बार आएगा? 25 बार आएगा। 2 कितना बार आएगा? 25 बार। इसमें 2 आएगा, ठीक है, एक क्रम में। आप करके देख लीजिएगा 25 बार 2 आता है कि नहीं आता है। तो 25 बार 2, तो अंतर 2 का डिफरेंट है, तो 2 का अंतर डिफरेंट है, 25 दूनी 50, तो 50 इसका राइट आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हल्का से खाली दिमाग लगाना था और प्रश्न बन जाता।
मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। मीता नाम का कोई एक लड़की है जो सिर्फ बोलती है हमको 2 ही रुपया का इकट्ठा करना है। माँ ने उसको पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बंद कर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा और गुल्लक खोलने पर उसे मिला 100 रुपये के 2 नोट। 100 रुपये के 2 नोट, 20 रुपया का 3 नोट, 10 रुपया के 10 नोट, 5 रुपया के 50 सिक्के, 1 रुपया के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। यदि राशि के बदले उसे 2 रुपया का कितना सिक्का मिला? बाप रे बाप, वाह। चलिए निकाल देते हैं। देखिएगा 100 रुपया का 2 नोट, 100 रुपया का 2 नोट कितना हो गया सर? 200 हो गया। चलिए देखते जाइएगा सर, थोड़ा इसी जगह बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद 20 रुपया का 3 नोट, 20 का 3 नोट 60 रुपया, 10 रुपया का 10 नोट 100 रुपया, 10 रुपया का 10 नोट 100 रुपया, 5 रुपया के 50 सिक्के, 5 रुपया के 50 सिक्के 250 रुपया, 50 सिक्के, 1 रुपया के 77 सिक्के 77 रुपया और 50 पैसा के 98, तो 98 50 पैसा का हो जाएगा, यानी 0.5 5 से गुना करेंगे, कुल कितना हो जाएगा? 49, 49। अब देखिएगा गुना कीजिएगा, 49 49, कुल कितना आया आपका? कुल 700, जोड़िएगा 736 आएगा आपका कुल। अब मीना को क्या बोला है ना कि 2 रुपया का, अगर इसको मान लीजिए कि 2 रुपया को इसमें एक्टिवेट करना है तो बेचारे क्या करेगा? 2 से भागा ही देगा। 2 से अगर हम भागा दे दिए तो इसका आधा जो होगा, इसका आधा ही तो राइट आंसर होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 3 6 8, 3 6 8, 3 6 8 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कैसे बन गया। पेडागोजी की तरफ थोड़ा देख लेते हैं। कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को इतना दिया। देखिए योग करके प्रश्न दिया है, ठीक है, योगात्मक प्रश्न यह तो देख लिए। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी गई, जिनमें से समरूप प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थितियों की उपयुक्त है? पहला दिया हुआ है काल, ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। नहीं, प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए, तो हतोत्साहित तो होना चाहिए, पॉजिटिव शब्द दिया हुआ है। यह बोला है किसके अनुसार? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार। याद रखिएगा 2005 के अनुसार एनसीएफ में पट्टी में बोला है क्या कि छात्रों को जो होना चाहिए कार्य अभ्यास भी कर रहा है, ठीक है। यह खुले प्रश्नों का है? नहीं सर, यह एक संदर्भ प्रश्न का उदाहरण है, संदर्भनात्मक प्रश्न का उदाहरण नहीं है। समय बचाने के लिए शिक्षिका ने गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए था। देखिए एनसीएफ 2005 क्या कहता है ना कि गणित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों के संसाधन समूह हो और चिंतन और तर्क में अमूर्तनों की संकल्पा करने और उनके व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। यह एनसीएफ 2005 ने कहा था, ठीक है। तो इसके अनुसार, एनसीएफ के अनुसार यह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये किस तरह से हो गया, आप ये प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 4747 कि गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है? 47 नंबर प्रश्न है। पहला दिया हुआ क्या? अवधारणा में संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियां। एकदम देखिए सर, करके सीखेंगे तो हमें तो अर्थ निकलेगा, उससे संबंध अगर हम सीख रहे हैं तो अर्थ निकलेगा, तो अर्थपूर्ण कर सकते हैं, क्रिया यानी क्रिया भी कर सकते हैं, लगातार गतिविधियां भी होगी, तो दोबारा गणित की अवधारणा का अधिगम भी सीख सकते हैं। तो एकदम राइट। दूसरा क्या बोला है? प्रश्नों को बहुत बार देखकर, अच्छे रटना कहता है, कहेगा नहीं, रटना तो एकदम जहां रट कर आ जाएगा एकदम गलत मार दीजिएगा। बच्चा एनसीएफ भी नहीं कहता है रटने के लिए। अगला पाठ पुस्तक को प्रश्नों को करके अवधारणों का अधिगम। अवधारणों का अधिगम नहीं, अवधारणों का अधिगम कैसे होगा? अब बताइए, पाठ पुस्तक को प्रश्नों का अवधारण कीजिएगा और उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? अधिगम कीजिएगा, तो सीखिएगा।
स्वयं प्रश्नों को हल करना। देखिए इससे अच्छा तो पॉजिटिव शब्द ही हमको नजर आ गया। कौन सा आ गया? स्वयं प्रश्नों का हल करना। तो स्वयं प्रश्नों का हल करना कहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है ये तो भी देख लेना है हमको। बोला है क्या? करके सीखने से क्या अभिप्राय है। तो स्वयं कब करेंगे? जब उसका अर्थ पूर्ण निकल जाएगा तब ना करेंगे। कोई भी प्रश्न है, जब तक आप उसका अर्थ नहीं जानिएगा, उसके संदर्भ के बारे में नहीं जानिएगा, तो आप कैसे कीजिएगा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नहीं बल्कि ए हो जाएगा, ठीक है। करके सीखने से गणितीय अवधारणाएं से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणितीय अवधारणाओं को सीखना होता है। समझ गए? अगला 48 में अब चलते हैं कि कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणाएं सम्मिलित करती है। देखते हैं क्या करती है सम्मिलित। 48 का प्रश्न आपका दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है आंकड़ों का निरूपण, दूसरा दिया हुआ आंकड़ों का विशेष विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण और आंकड़ों का संग्रहण। नहीं, इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ों का विश्लेषण। हाँ, विश्लेषण तो हम कर सकते हैं, हाँ विश्लेषण करने में कर सकते हैं आराम से। आंकड़ों का निरूपण ये भी आपका कर सकते हैं। आंकड़ों का एकत्रीकरण, एकत्रीकरण मतलब इकट्ठा, एकत्रीकरण का मतलब आंकड़ों का एकत्रीकरण और वर्गीकरण। एकत्रीकरण या तो वर्गीकरण भी रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता। इसका वर्गीकरण और आंकड़ों का संग्रहण, ये आंकड़ों को इकट्ठा करना नहीं, आंकड़ों का इकट्ठा नहीं है, ठीक है। तो इसका 4 अवधारणाएं हैं, तो 3 अवधारणा एक ही 4 अवधारणा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी देखिए कैसे हो गया। आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणाएं बोला है, तो देखिए आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणाएं 4 है। एक निरूपण है, दूसरा विश्लेषण है, तीसरा एकरी और चौथा कौन सा हो गया? चौथा हो गया वर्गीकरण हो गया। तो यह आपका ए भी सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता करता है या कर सकती है और छात्रों के संलग्न व्यस्त करने की सहायक हो सकती है। अतः पहला दिया हुआ है क्या कि कैलकुलेटर का उपयोग, देखिए बच्चा है, कैलकुलेटर का उपयोग परीक्षा में दीजिएगा, गलत बात है कि नहीं? नहीं, ये अपनों माइंड से भी गलत कीजिएगा। पेपर पेंसिल का कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। पेपर और पेंसिल का कलन समाप्त करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगला, तकनीकी का उपयोग कीजिए। गणित अमूर्त, एकदम गणित क्या होता है? अमूर्त होता है, एकदम सही निकल गया। और शिक्षण अधिगम को सुसाधन बनाने के लिए किया जा सकता है, एकदम राइट बात है सर, ये एकदम राइट है। गणित अमूर्त होता है, यहीं से हम पकड़ लिए। कक्षा में सामपष्टों के स्मरण को बदल देना चाहिए। हाँ, बदल दीजिए, ब्लैक बोर्ड को बदल दीजिए, सामपष्ट को बदलिए, स्मार्ट बोर्ड को बदल दीजिए। क्या सब पढ़ाइएगा फिर? बदल दीजिएगा तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है 49 का। चलिए 50 में आप आइए। 50 में दिया हुआ है क्या? यूनिसेफ समशीर्ष पहल बाबा वाला 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 से एक कहानी याद आ गया। वाला गाना है ना, वाला वाला। तो बाला यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या? किसका है यह? देखिए यह जो बाला जो है, बाला आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला का, क्योंकि इसका जो यूनिसेफ ने कहा समय, हाँ ठीक तो गया नहीं। बाला का विद्यालय से भौतिक परावर्तन के सीखता है, ये आपको याद रखना होगा सर। बिल्डिंग एज लर्निंग एंड, ठीक, बाला का बिल्डिंग एज लर्निंग एंड पहला अंतर्गत स्कूल था इसका। बाला से पहला अंतर्गत स्कूल, पहला स्कूल अंतर्गत स्कूल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो मतलब बोला है क्या कि पैटर्न को पहचानिए और उसको पूर्ण कीजिए, और प्राथमिक कक्षा में जो आप लोग पढ़े हैं एक अनिवार्य भाग क्या है? पहला दिया हुआ है छात्रों का सृजनात्मक और कला कौशल की विशेषताएं का विकसित होना, ठीक है, पहला दिया हुआ। दूसरा, छात्रों का उच्च गणित में भाग लेना और संकलन करने के लिए तैयार करना, एकदम सही बात है। तीसरा, छात्रों के गणितीय पहेली हल करने के लिए सहायता करना, छात्रों के रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है और संज्ञा और संक्रियाओं के गुणों को समझने का सहायता करता है, एकदम राइट है सर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 51 का डी हो जाएगा, ठीक है। कैसे डी होगा अभी समझिए। देखिए सर,
पैटर्न को पहचानना और उनका पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग है, लेकिन छात्रों का अगर रचनात्मक प्रोत्साहित करते हैं तो संख्या और संक्रियाएं का गुणन समझने में एकदम सहायता होता है। अगर ये करते हैं आप तो बच्चों का जो पैटर्न होता है गुना समझने में और संख्या समझने में या संख्याएं समझने में एकदम आसान होता है। संख्या का पहली जो खोज होता है बेचारा का, पहला होता है ना, पहला खोज क्या होता है कि 4 है, 6 है, डॉट 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 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर बीच में क्या लिखा जाएगा ये बता सकते हैं। तो आप ये इस तरह का रचनात्मक प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। 51 नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्या 52 में, आप देख सकते हैं कि कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों को निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणित विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करते हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि को उसके प्रगति को रिकॉर्ड लिपिबद्ध किया गया। यानी इस प्रकार का अब आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम होगी, यानी सबसे कम होगी पूछा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर की ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए और उसकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास करने के लिए। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके पर्याप्त अंकों को वरीयता क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करना। विद्यार्थी को उनके प्रांत अंक को वरीयता क्रम में व्यवस्थित करना। विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत जवाब प्रश्नों को समझने के लिए, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति को समझने के लिए। 52 आपका है और 52 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझिएगा कैसे। कक्षा 3 के आकलन में है, ठीक है। कक्षा 3 के आकलन में गणित का अध्यापक के छात्रों को निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकल्पनात्मक, समझते हो ना सर, संकल्प, यहाँ देखिए संकल्पनात्मक समझ है, समझ, गणितीय विवेचन, गणितीय की प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों का हल करना होता है। नए प्रश्नों का हल करते हैं, ढूंढते हैं, और प्रश्नों को करने हेतु बहुल विधियों का ढूंढना यदि इत्यादि रिकॉर्ड को लिए लिपिबद्ध कहा जाता है। क्या कहा गया इसमें? लिपिबद्ध कहा गया है। तो इस प्रकार के आकलन से सबसे कम उपयोगी विद्यार्थियों के प्राप्त अंक और वरीयत क्रम में, जो वरीयत क्रम जो है ना वही होता है, ठीक है, वरीयत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो उपयुक्त में आकलन का जानते हैं, पर्याप्ति यौगिक हो गया, वरीयत क्रम, इसका आपका राइट आंसर यही आपका हो गया, वरीयत क्रम। सबसे कम समय में यह काम करेगा, वरीयत क्रम। विद्यार्थियों को उसके पास विद्यार्थियों में दिए गए गलत जवाब नहीं, गलत जवाब नहीं। चलिए अगला 53 का देख सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 से छोटा होता है। इस गलत धारण यानी भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सा तरीका सबसे कम मददगार है या तो महत्वपूर्ण है? सबसे कम पूछा है, इसके आपके लिए सबसे कम है, या तो महत्वपूर्ण है या तो कम है। बच्चों को व्याख्या देना कि भिन्न में हर की संख्या के बड़े होने के अर्थ मित्र का भिन्न का छोटा होना होता है। एकदम राइट बात है। दूसरा देखते हैं, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने का छात्र का मदद करेंगे। वास्तविक जीवन यानी छात्रों को वास्तविक जीवन से जुड़कर, तो छात्रों को वास्तविक जीवन कर नहीं, वास्तविक जीवन से जुड़ेंगे, लेकिन दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने की, कल्पना कैसे कर सकते हैं? कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, यह आपका निगेटिव हो गया। अगला, विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग का सहायता लेकर और भिन्न का तुलना। विभिन्न उदाहरण की कोई जरूरत नहीं है सर। दोनों भिन्नों की चित्रात्मक निरूपण करना, दोनों भिन्न का चित्र बनाना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? तो बच्चों को यह बता देना जरूरी है कि व्याख्या देने से कि भिन्न में जो हर होता है ना वह बड़ा होता है, और जो बड़ा होने के अर्थ में भिन्न छोटा होता है, बस यही उसको बताना है, ठीक है। ज्यादा ये नहीं लगाइए कि ज्यादा उदाहरण पेश करेंगे बच्चों के सामने तो अच्छा से सीखेगा, वो सबको बात नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप समझ गए कि 53 का जो राइट आंसर हो गया
वो आपका ए हो जाएगा। 54 आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, स्वतः शोध शब्द का अर्थ एकदम इजी है। स्वतः शब्द का अर्थ मतलब होता है खोज करना, ये तो आपको निकालना था, खोज करना। 55 में आपको दिया हुआ है क्या कि सुजी जैनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई इनमें से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी। इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुरनी बोली है, जेनी ने सर्वप्रथम बल दिया। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया अभ्यास के लिए इस प्रकार के ज्यादा प्रश्न देंगे, अभ्यास के लिए यानी सब सर्वप्रथम बल दिया। अपने योग की सक्रिय को सदृश करने के लिए करने पर और फिर व्याकरण की ओर करेंगे, नहीं व्याकरण की ओर तो नहीं करना है। अगला है विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान, एकदम जहां स्थानीय मान आ जाएगा मार दीजिए। व्याकरण की केवल का तो हो ही नहीं सकता है। अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न से ज्यादा प्रश्न देंगे, ये भी सही है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सही आपका है 3 सही है। ठीक है, विभिन्न क्रियाभिन्न स्थानीय मान की क्या कर सकते हैं, अवधारणाओं को सुदृढ़ करने पर इंपॉर्टेंट एकदम हो गया। 56 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है। समय को मापने का कौशल नहीं पूछा है, आराम से बना सकते हैं। घड़ी का समय है एक घंटा, घटना की अवधि का ज्ञात एकदम निकाल सकते हैं। समय मापने के अलग अलग इकाइयों के बीच का समय निकाल सकते हैं। रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, बताइए तो रात का समय है और तारों का अनुमान लगाइएगा तो ये समय नहीं मापने का। 56 का कौन सा हो गया, डी हो गया। 57 नंबर प्रश्न देखिए, हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान स्थित चित्र, लिखित संगीत, मौखिक लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसे तरीके हैं जो प्रदर्शित करती है। ठीक है, संदर्भ ऐसी तरीके है जो प्रस्तुति करती है, यानी कौन सा सब गणितीय विकार है। कौन सा है, गणितीय विकार। गणितीय विकार और भी था इसमें सर, ठोस हो गया, चित्र हो गया, पाठ हो गया, चित्र पाठ सब गणितीय विकार में आपको आ जाता है। ठीक है, चित्र पाठ सब इस आपको गणितीय विकार में, गिन तार कागज मुन्ना कागज फोल्ड करना सब इसमें, इसका राइट आंसर ए। अगला है प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों की हल करने का होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण कौन सा होता है, कक्षा में प्रयुक्त छात्रों को पहचानने में, छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, प्राथमिक में छात्रों को मनोरंजित करने के लिए, समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए, एकदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समस्या समाधान के लिए। ठीक है, बच्चों को जब तक समस्या समाधान नहीं कीजिएगा तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। 4 अगला वेन हेल, देखिए वेन हेल जहां आपका आ जाएगा, ठीक है, कि जहां बेल हेल आ जाएगा और विवेचना के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है। पहला दिया हुआ सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं और 2 बराबर कोण है। सीमा नाम की लड़की है, वो जानती है। चलिए ठीक है, अगला सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति को पहचान करती है जो तीनों रेखाओं से 3 सीधी रेखाएं होती है। नहीं सर, त्रिभुज में तीनों सीधी रेखाएं नहीं होती, ये तो गलत हो गया। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए इसके कोण और आधार आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन निकल के होते हैं, ये भी गलत। सीमा मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। हे भगवान, ये भी गलत। तो इसका हो गया, सीमा जानती है कि एक समचतुर्भुज की जो 2 भुजाएं हैं ये आपस में बराबर, एकदम सही है, ये आपस में बराबर होती है। मतलब बेल हेल के अनुसार ये आपको बता रहे हैं। 59 में 60 का नंबर प्रश्न आपको जो दिया हुआ है, देखिए एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम लैकिंग पक्षपात का सूचक है। 60 नंबर प्रश्न में कौन सा, देखिए गणित के पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितियों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसे गणित में जो महिलाएं मतलब अच्छी सफलताएं हासिल तो उसको उल्लेख किया जाएगा। यह अधिगम के लैकिक पक्षपात है एकदम सूचक है। अगला गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़काओं के लिए समान अवसर देना चाहिए, ये तो पक्षपात इसमें करा ही नहीं, किया ही नहीं, इसमें दोनों को समान ही अवसर बोला है। ठीक, गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए
लड़कों और लड़कियों दोनों को समान, फिर इसमें नहीं दिया है, दोनों को समान अवसर बोला है, फिर इसमें पक्षपात नहीं किया, पक्षपात न पूछा, पक्षपात निकालिए। लड़कों को गणित में सफलता का श्रेय उसके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों की सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दी जाती है। जी हाँ, लड़कियों में जो सफलता होता है, लड़कों में उनका श्रेय सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता किसको दिया जाता है, उनके प्रयासों को दिया जाता है। समझे सर? एकदम सही बात है। गणित के पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितियों की सफलताओं का उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है। सिर्फ महिलाओं को ही बोला है इसमें ना। ये पक्षपात थी, तो दोनों का निकल चुका है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए डी कैसे होगा ये भी आप समझिए। देखिए, एक कक्षा में गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक लड़कों में गणितियों का सफलता और उनके सामर्थ्य दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय जो होता है वह प्रयासों को दिया जाता है। गणित में लैंगिक पक्षपात है, इसमें जो है ना लैंगिक पक्षपात है, याद रखिएगा, लैंगिक पक्षपात है। ठीक है, जैसे लैंगिक पक्षपात देखिए का उदाहरण बता देते हैं कि लड़के गणित में अच्छे हैं तो लड़कियां कमजोर होती है। ई हो गया। गणित अधिगम सिर्फ लड़कों को ही आ सकता है, वो पक्षपात कर सकते हैं। लड़कियां गणित नहीं सीख सकते हैं या पक्षपात कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सीखेगा तो इन्हें मान दिए सफलताओं को सिर्फ लड़कियों के बारे में दिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं 60 क्वेश्चन आपको अब बता चुके हैं आज से 1 से लेकर 60 तक 1 to 5 का। टाइम नहीं मिलने के कारण हम और प्रश्न नहीं बता पाते हैं, क्योंकि यही तो समय मेरा 1.25 घंटा से पार हो जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो अगर समय रहता ना तो हम पूरा A to Z हम आपको वीडियो बना के दे सकते थे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन समय ही का मेरा अभाव है, जिसके कारण 60-65 क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। इसके बाद और भी अगर आपको बताते हैं कि अगर आप लोकल से हैं तो आप अगर सीटेट का स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो दी गई नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।